हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज 13.6 से लेकर 13.10 तक होगा। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है प्लेन। तो सबसे पहले डेफिनेशन है प्लेन की। ए प्लेन, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स are taken on it, the line segment joining them lies completely on the surface। इस बात का क्या मीनिंग हुआ? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये जो नोटबुक है ये कोई सरफेस है और मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये सरफेस एक प्लेन है, तो उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेथड क्या होगा? डेफिनेशन में बताया गया है, अगर मैं इस सरफेस को प्लेन प्रूव करना चाहता हूं तो मुझे इस सरफेस पे कोई दो पॉइंट लेने। ठीक है, लेट दीज पॉइंट्स आर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 z2। ठीक है, अब डेफिनेशन में ये बताया गया कि आप अगर ए और बी को ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आता है। अगर ये ए और बी पॉइंट आपने इसी सरफेस पे लिए हैं और ए और बी को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अगर इसी सरफेस में लाई करते हैं, मतलब ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट इसी सरफेस में लाई करता है, तो इस सरफेस को यानी कि इस नोटबुक को हम क्या कहेंगे? प्लेन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट तो कोई भी हो सकता था वो, इसलिए मैंने उसको जनरली सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो क्या है? एक्स वाई जेड। ओके, तो ये हमें प्रूव करना रहता है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि पॉइंट सी भी इसी सरफेस में लाई करेगा तो उस सरफेस को प्लेन कहेंगे। ओके, ये है इसकी डेफिनेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं इक्वेशंस के बारे में। जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, उसी तरह से अब हमें प्लेन की इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो क्या होता है, ध्यान से समझिए। टू प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट ए प्लेन। ठीक है, दैट इज ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is the general equation of the plane। क्या मीनिंग हुआ इसका? देखिए, आपको ये कह रहा है यहां से कि कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करती है और ये इसकी जनरल इक्वेशन है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? ये जनरल इक्वेशन है इसकी, तो इस पे हम इसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं, प्लेन की डेफिनेशन को। मान लो ये किसी सरफेस की इक्वेशन है, जैसे ये आपके पास कोई सरफेस हो गया। ठीक है, इस सरफेस को मैं प्लेन प्रूव करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, यहां से इस सरफेस के ऊपर मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए और बी। तो पॉइंट ए और बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो प्रूफ के लिए क्या करता हूं मैं? देखिए, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ए जो है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सरफेस की इक्वेशन, और सरफेस के ऊपर हमने पॉइंट ए और बी को कंसीडर किया हुआ है। तो हम लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बी भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये। अब जो पॉइंट सी है वो इस लाइन सेगमेंट पे है, वो इसको मान लो k/1 में डिवाइड कर रहा है यहां से। ठीक है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है यहां से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालता हूं सेक्शन फॉर्मूले से, तो क्या आएगा? देखिए, इस k को तो आप b वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को पॉइंट a से, तो आपके पास क्या आएगा? यहां से मैं पॉइंट लिख देता हूं, यह आ जाएगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1।
सिमिलरली के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन, के जेड टू प्लस जेड वन अपॉन के प्लस वन। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है वो भी इसी सरफेस में लाई करता है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर पॉइंट सी इसको सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि जो जनरल पॉइंट सी है उसके जैसे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो सारे पॉइंट इस डेफिनेशन को, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सी पॉइंट जो है इसको आप इसमें पुट करो। पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए और x की जगह पे कितना लिखा मैंने यहां से, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। फिर यहां से b जो y लिखा हुआ है, इस y की जगह पे आपने क्या पुट किया यहां से, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन प्लस c टाइम्स ऑफ के जेड टू प्लस जेड वन अपॉन के प्लस वन प्लस d। ओके, यहां से मैंने इसको लेके चला, यहां से लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यूज मैंने पुट की और लेके चला यहां से। अब हमारा टारगेट है 0 लेके आना। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं यहां पे, तो k प्लस वन आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद इस a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों के साथ। तो अगर मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास आएगा a एक्स टू, के आगे था यहां पे। इसी तरह से इस b को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b वाई टू आ जाएगा, और k आगे था उसको मैंने कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहां से आपके पास आएगा c जेड टू, और ये k प्लस वन जब इसके साथ जाएगा तो यहां पर आएगा कितना, के डी। तो आपने k तो कॉमन ले लिया, यहां पे d लिख दिया। अब जिन जिन टर्म्स में k नहीं है वो एक साथ लिख दो। तो वो कौन कौन से टर्म्स आएंगी, a को आपने इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यह आ जाएगा a एक्स वन, यहां से आ जाएगा b वाई वन प्लस c जेड वन प्लस d को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो d आया आपके पास। ओके, अब आप देखिए यहां पर k तो एज इट इज, जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जगह पे हमने 0 पुट किया, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट है उसके जगह पे भी 0 सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा। ओके, अपॉन के प्लस वन, तो आ जाएगा 0 अपॉन के प्लस वन, और ये आ जाएगा कितना, 0। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ओके, अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे कि पॉइंट सी इसी सरफेस में लाइक करता है। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, प्लेन की डेफिनेशन को इसने सेटिस्फाई किया है, इसलिए प्लेन की इक्वेशन हो गई। ओके, अब हमें यहां से इसको अच्छे से याद रखना है कि जर्नल इक्वेशन जो होती है, जर्नल इक्वेशन वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ए बी सी डी है, ये कुछ कांस्टेंट्स है। ओके, और सेकंड कंडीशन यहां, अच्छा सेकंड फॉर्म ये तो होगी कार्टेशियन फॉर्म। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं इसी के, तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड जो है उसको आप अलग से लिख लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट कर दो, इनके कोफिशिएंट है ए बी सी के साथ, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और आगे प्लस डी लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आप यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हम यहां पे इसको हम लिखेंगे क्या, आर वेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली एन वेक्टर टाइप का है कुछ, और प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ये हो गई इसकी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हैं जर्नल इक्वेशन की। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 2। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके हम कार्टेशियन इक्वेशन बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, डॉट आगे 2j प्लस 3k लिखा हुआ है, आगे 2 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे,
आई वाले मल्टीप्लाई, जे वाले और के वाले मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2y + 3z और आगे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। इसका रिवर्स सेकंड पार्ट में अब की बार आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है, 5x - 7y + 2z = 3। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे रखी है, हम इसके वेक्टर इक्वेशन बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? देखिए जो XYZ लिखा हुआ है यहाँ पे उसको तो हमने एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया IJK लगा के डॉट, और जो XYZ के कोफिशिएंट थे विद साइन उसको हमने सेकंड ब्रैकेट में लिखा IJK लगा के, और कांस्टेंट जहां लिखा हुआ है वो एज इट इज रखा हमने। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? R वेक्टर बोलते हैं, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां से आगे हमारे पास क्या इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई है। ठीक है, या वेक्टर इक्वेशन बोल सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि n वेक्टर क्या है तो n वेक्टर क्या हो जाएगा? 5i कैप - 7j कैप + 2k कैप। अब हमें इसको याद रखना है कि जो n वेक्टर जो मैंने आपको बताया उसको हम कहेंगे नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, जो मैंने आपको ये n वेक्टर बताया यहां पर इसको हम कहेंगे नॉर्मल वेक्टर। ओके, याद रखेंगे सभी नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल का मीनिंग ही क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो कहाँ पे होता है? अगर मान लो मैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो हमें इसमें थोड़ा हाथों का यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं ये कहूं कि जो ये हाथ है मेरा ये एक प्लेन है, तो प्लेन की इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है। उसको हम जनरली ऐसे बोल देते हैं जैसे 2x + 3y - z = 9। ऐसी कोई भी इक्वेशन जो XYZ से रिलेट करेगी वो प्लेन की इक्वेशन होगी। और अगर मैं इसका जैसे इसका अगर मैं नॉर्मल बोलना चाहूँ तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा AI कैप + BJ कैप + CK कैप। ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, यानी कि n वेक्टर आ गया हमारे पास ये। तो अगर मैं यहां से इस प्लेन की बात करूं, अगर इस प्लेन के नॉर्मल की बात करूं तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? 2i कैप + 3j कैप - k कैप आएगा, जो इनके कोफिशिएंट हो तो उससे बनता है। ओके, तो कहां पे होता है वो देखिए। तो मैं अभी समझा रहा था आपको, अगर ये एक प्लेन है, ये हाथ एक प्लेन है, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? कुछ इस तरह से, जो यहां पर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस हाथ के साथ। देखिए ये नॉर्मल हो गया इसका, ये कोई प्लेन है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर हमेशा एक वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है, उस परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या बोला जाता है? नॉर्मल वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, यहां से यहां तक ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है, ये हमें काफी हेल्पफुल होगी ये चीज। ओके, अब देखिए स्टूडेंट इसका सेकंड टॉपिक। फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं जनरल इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो क्या होती है देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेयर P is the length of perpendicular, P is the length of perpendicular from origin। ओके, इस बात को याद रखेंगे, P is the length of perpendicular from origin to the plane and n cap is a unit vector normal to the plane। ठीक है, अगर हमें ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे लिखेंगे, और अगर वो लिखी भी जाएगी तो उस फॉर्म को क्या कहेंगे? नॉर्मल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। और दूसरा जो हमें P गिवन है वो भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो हर चीजें यहाँ पे परपेंडिकुलर से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहा जा रहा है। होता क्या है समझिए, देखिए आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, जो एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा? ये ओरिजिन है। अब हमने क्या किया, यहां से O बी द ओरिजिन एंड ON बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द गिवन प्लेन सो दैट ON इज इक्वल टू OP। जो ये ON है ये P के इक्वल है। ठीक है, ON लेंथ है वो P के इक्वल है, और क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में है इसलिए इसके साथ यहां पे क्या लिखा गया? n कैप। तो आगे बता रखा है लेट n कैप बी ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसको कैप लगा, यूनिट वेक्टर है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ ON वेक्टर। ON नॉर्मल वेक्टर हो गया क्योंकि यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसलिए यहां पर ON वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ON वेक्टर किसके इक्वल होगा?
इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, तो p उसका मैग्नीट्यूड और n कैप उसकी डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, ये आपने यूनिट वेक्टर से पढ़ा है डेफिनेशन को। उसके बाद हमें ये पता है कि p कोई भी पॉइंट हमने मान लिया प्लेन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर हमने r वेक्टर मान लिया। r का मतलब क्या हुआ, x, y, z, एक जनरल पॉइंट मान लिया, वो कहीं पे भी हो सकता है प्लेन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा ठीक से डायग्राम में आपको 90 दिख जाए इसलिए यहां पे स्ट्रेट ऐसे लिखा गया है, वो कहीं पे भी कंसिडर किया जा सकता होगा, हमेशा 90 वो। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं ये। और ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं ओपी वेक्टर के, क्योंकि ओरिजिन से जोड़ा गया है, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा यहां से आर वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन से अगर आप एन पी वैक्टर निकालना चाहते हैं एन से पी की तरफ, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या होगा, एन ओ वैक्टर प्लस ओपी वैक्टर। तो ओपी वैक्टर तो हमने एज इट इज रखा, लेकिन जो एन ओ था उसको हमने क्या किया, माइनस ओ एन किया, क्योंकि ओरिजिन से तो स्टार्ट होके जाता कोई भी वैक्टर, डायरेक्शन उसकी ये रहने वाली है। इसी तरह से ओपी की डायरेक्शन भी इधर ही तो होगी, ओ एन की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो हमारे पास तो एन ओ आया, तो हमने तो उसको ओ एन करना है, इसलिए उसके आगे क्या लिखा, माइनस। अब ओपी वेक्टर को हमने आर वेक्टर कंसिडर कर रखा है, देखो यहाँ पे ये, और जो ओ एन वैक्टर है उसको हमने पी एन कैप कंसिडर कर रखा है। ओके, अब आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, ओ एन परपेंडिकुलर है एन पी के साथ। ओके, एन पी वैक्टर के साथ। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। तो मैंने बताया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। ठीक है, अब एन पी वैक्टर की जो वैल्यू थी वो लिखी हमने, डॉट ओ एन वैक्टर की वैल्यू पी एन कैप हमने लिखी। अब क्योंकि यहां जो ये वाला पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये पी क्या है, एक स्केलर है, तो इस पी को मैं डिवाइड में कर जा सकता हूं जीरो के साथ, तो हमारे पास यहां पे कुछ ऐसा बचेगा, पी हट जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद इस एन कैप को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो डॉट प्रोडक्ट में, तो आर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप हो जाएगा। और हमें पता है एन कैप डॉट एन कैप, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से ये हट जाएगा और कितना होगा यहां से आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप पी को राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। दूसरी, इसको हम कहेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको कहेंगे वेक्टर फॉर्म। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर मैं इस आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख दूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, तो एन कैप क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, इसको आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहां से आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये होती है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की ये वेक्टर इक्वेशन हो गई और ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 जो कि नॉर्मल फॉर्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसमें 3-4 एग्जांपल इसी फॉर्म के ऊपर डिपेंड है, नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। अब ये तो आपके पास नॉर्मल वेक्टर हो गया। नॉर्मल वेक्टर हो गया मतलब आपने क्या लिख दिया, एन वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर है तो एन वेक्टर हो गया आपके पास ये। और हमें जो 7 लिखा हुआ दे रखा है ये क्या है, ये p की वैल्यू है। हमने डेफिनेशन में शुरू में पढ़ा था कि p क्या होता है, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो आप देखें यहां से ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, यानी कि p की वैल्यू है 7 आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो हमें यहां पे एन कैप की जरूरत है, हमें एन वेक्टर दे रखा है, तो मैं एन कैप मतलब एन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो एन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस। अब एन वेक्टर मैंने लिख दिया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में उसका मॉडुलस लिख दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये एक वेक्टर आ जाएगा। अब इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में पुट कर दो, नॉर्मल फॉर्म में। तो आर वेक्टर तो एज इट इज रखा मैंने, डॉट एन कैप के जगह पे जो अभी मैंने एन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया वो मैंने पुट किया, और पी के जगह पे मैंने कितना लिखा है यहाँ से 7, और इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन
एक्चुअली हमें समझ में आना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। तो आप देखो ये डायरेक्शन कोसाइन है 3/√70, 5/√70, -6/√70। तो हमेशा नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्शन कोसाइन ही आते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, उसने बताया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, मतलब प्लेन की इक्वेशन। तो उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करने हमें, एक तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, किसके, परपेंडिकुलर के, जो कि ओरिजिन से डाला गया है, और दूसरा लेंथ फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान सा है। सबसे पहले जो ये फॉर्म लिखी हुई दे रखी है, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। जब भी आपके पास लिखी हुई कोई इक्वेशन मिलती है तो जनरली जनरल फॉर्म ही लिखी हुई मिलती है। जैसे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कुछ डी टाइप का है, पी नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हो ये एन कैप थोड़ी ना आपके पास कोई, ये यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है, क्योंकि आप इसका मॉडुलस करके देखें आपके पास 1 नहीं आएगा ये, तो इसका मतलब ये एन कैप नहीं है, ये वाली फॉर्म नहीं है। ये क्या है, सिर्फ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट 1 है फिलहाल। तो आप यहां से जज कर पा रहे हैं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर है, इसका मतलब एन वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब मैं इसको तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो पहले मैं एन कैप निकालना चाहूंगा, ठीक है, और फिर पी भी बनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ एन मॉडुलस से डिवाइड कर देता हूं। अब एन मॉडुलस कितना होगा, वाया 7, ठीक है। तो आप यहां पे 7 लिख दो, यहां पे भी 7, यहां पे भी 7, ठीक है। तो कैसी इक्वेशन दिखेगी देखते हैं। और ये जो इक्वेशन है यहां पे क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस है, वो क्या होता है, हमेशा एन कैप हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद जब ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा तो उसके बाद जो राइट साइड में आएगा ना, वो क्या होगा, आपके पास पी होगा, ठीक है। जो ये यहां पे पी लिखा हुआ है वो होगा, जो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओके। तो देखिए यहां पे मैंने बताया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी हो गया, ठीक है। अब एन कैप क्या होगा, उसको हमने देखा था कि एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस होता है, तो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस 7 आया था, तो कितना आ गया ये। और पी की वैल्यू कितनी होगी, पी क्या पढ़ा था अभी हमने, 1 अपॉन एन का मॉडुलस, ठीक है, तो 1/7। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या आ चुकी है वो लिख लेते हैं हम, वो हो जाएगी आर वेक्टर डॉट यहां से 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप इज इक्वल टू 1/7। ये होगी इसके नॉर्मल फॉर्म। ये एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर, और ये हो गया यहां से पी की वैल्यू, ओके। तो आपसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन क्या परपेंडिकुलर के, तो यहां पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो एल की वैल्यू 6/7, एम की वैल्यू 2/7, एन की वैल्यू -3/7 हो गई है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन वो होता है पी, तो पी की वैल्यू क्या है, 1/7। आगे यूनिट्स जरूर लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसी टाइप का, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आपके पास कोई प्लेन की इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन है, ठीक है, जैसे फर्स्ट पढ़ाया था आपको उसी टाइप का, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको उसके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने फ्रॉम ओरिजिन से, और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, ये कोई इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई आपके पास, इसको हमने क्या किससे डिवाइड किया, जैसे मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, वैसे ही यहां पे मॉडुलस क्या होगा, इसके कंपोनेंट क्या है, 1 -2 एंड 2, तो इनका स्क्वायर करके और सभी का सम करके रूट किया, तो कितना आया 3। तो 3 से सभी को आपने डिवाइड किया, 3 से सभी को डिवाइड किया, तो ये फॉर्म कैसी आ गई, ये फॉर्म आ गई हमारे पास LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। जो आपके पास ये फॉर्म थी, ये तो कौन सी फॉर्म थी आपके पास, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। और जो आपके पास ये वाली फॉर्म आ चुकी है, ये कौन सी फॉर्म आई है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे यहां से कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या आपके पास, 1/3 -2/3 2/3, ओके। एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या है, जो राइट साइड में लिखा हुआ है 3, ओके। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि लेंथ है तो हमेशा आपको इसको पॉजिटिव करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ही आपके पास मान लो +9 होता पहले ही, तो आप क्या करते हो, राइट साइड में लेके जाते हो तो -9 होता,
उसके बाद उस माइनस को आपको तुरंत पॉजिटिव करना था। कैसे? सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो यहां पे -x + 2y - 2z = 9 हो जाता और फिर हम सेम पैटर्न से आगे फॉलो करते। बस हमें राइट साइड में पॉजिटिव बनाना होता है क्योंकि लेंथ क्रिएट करनी है। सेम क्वेश्चन आप अगेन देखिए दोबारा से 5th में यहां से बताया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम दिस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इस प्लेन से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो बताइए आप क्या होगी। तो अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, ax + by + cz + d के जैसी कोई इक्वेशन दे रखी है आपको ये। ठीक है, आपने -6 को राइट साइड में ले जाके 6 किया, उसके बाद क्या किया आपने, यहां से डिवाइड कर दो सभी को, सबको किससे डिवाइड कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से, जैसे यहां पे डिवाइड किया था थ्रू आउट वैसे डिवाइड करोगे तो आपके पास यहां से कितना आएगा, √29। तो √29 इसके अपॉन में भी करोगे, यहां पे भी एंड 6 के अपॉन में भी। तो आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पूछा है, तो 6/√29 आ जाएगा, बाकी सब डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट होगी और ये Lx + My + Nz = P है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, 6/√29 यूनिट्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। क्या मीनिंग है इसका कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और ओरिजिन से आपने इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है, तो उस परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे रखी है ये, अगर हम इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बताना चाहेंगे, यानी कि नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ठीक है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बदलना ही चाहता हूं तो क्या बनेगा, r वेक्टर डॉट 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप = 12। अब n वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, तो आ जाएंगे 2 3 4, ये इसके हो गए डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि ये तो आपके पास प्लेन था और ये इसके ऊपर कोई नॉर्मल लाइन है। ये कैसे है, मैंने आपको अभी समझाया था, ये इस तरह से है कुछ, ये 0 0 0 हो गया, ये प्लेन हो गया और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है, तो मैं कह सकता हूं इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है। ठीक है, अगर नॉर्मल के डायरेक्शन, जो नॉर्मल है वो प्लेन के साथ ही इंक्लूड होता है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये पेन है, ये फिलहाल यहां पे डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 2 3 4 है और ये जो इसका टॉप है वो 0 0 0 है। ओके, क्योंकि उसने बोला है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो OM है वो परपेंडिकुलर है इसके साथ। ओके, अब देखिए, तो M को क्या कहेंगे, M हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो हमें M के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए OM जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई आपके पास, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ठीक है, तो यहां पर जो x1 y1 z1 है, लाइन किससे पास हो रही है, 0 0 0 पॉइंट से पास हो रही है, और इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो 2 3 4 है, जो ABC की तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख के एक जनरल पॉइंट निकाल दूं इस लाइन के ऊपर, जो OM लाइन है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आप ऐसे समझो ये डॉट जो बने हुए हैं ये कुछ पॉइंट्स है एक तरह से। तो मैंने क्या लिखा है यहां से, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन OM के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आया था। अगर इस लाइन के ऊपर वो कोई भी पॉइंट हो सकता है तो फिर वो M पॉइंट भी हो सकता है, तो देयरफॉर हमने कंसीडर कर लिया कि ये तो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट है तो हमें उसको कैसे लिखना चाहिए, कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। ओके, ब्रैकेट लगा के, मतलब x y z की वैल्यू होगी। अब आप लोग देखो ये जो पॉइंट M है ये M पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट M है ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। देखिए दोबारा से एक बार, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये तो आपके पास क्या हो गया, यहां से ओरिजिन हो गया, और ये जो है यहां पर जो कॉमन पॉइंट है इस हाथ का और पेन का वो हो गया M पॉइंट। ठीक है, और जो M पॉइंट है वो ये है, तो ये पॉइंट इस अगर यहां पर है तो ये इस हाथ को यानी कि इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो प्लेन की जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है
उसमें एक्स वाई जेड के जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 12/29। और इस 12/29 को कहां पे पुट करूंगा मैं, यहां पे पुट करूंगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आंसर आएगा 24/29, 36/29, 48/29। अगर क्वेश्चन कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए। अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो आप प्लेन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी गिवन है साथ साथ, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से तो प्लेन बने ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके साथ हमें कोई और भी कंडीशन हमें चाहिए साथ, तो वो कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर वेक्टर भी दिया हुआ है। तो देखिए ये कोई प्लेन हो गया, ठीक है, और हमें यहां से क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है। कंसीडर ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज r1। पोजीशन वेक्टर इज r1 का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, उसको r1 वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n वेक्टर, n वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो n वेक्टर है, ये आपको जो लाइन ऐसे टेढ़ी दिख रही है, ऐसी नहीं है, ये कैसे है, ये परपेंडिकुलर है, ये कुछ इस तरह से है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ON की बात कर रहा हूं। ON इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो AP लाइन है ये कुछ इसके ऊपर इस तरह से है, तो AP लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। आगे देखिए, P be any point on the plane with position vector r vector so that OP vector is equal to r vector, then यहां से हमने AP वेक्टर क्या बोल दिया, जर्नल पॉइंट हमने एक्स वाई जेड मान लिया, ये ओरिजिन से इन सबको हमने जोड़ दिया, ठीक है। हमें ये समझ में आना चाहिए ये एंगल 90 बन रहा है यहां से, ये ओके। वो एंगल वो वहां पे 90 नहीं है, r और r1 पे, सिर्फ n के साथ, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो ON वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओ इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, AP वेक्टर क्या हो जाएगा, AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर। अब जो AO वेक्टर है उसको तो हमें OA करना पड़ेगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ गया, और ये वैल्यू हो गया r माइनस r1। अब हमें ये पता है कि एनी लाइन लाइंग इन द प्लेन, इस प्लेन में जो भी लाइन होगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल के साथ। जैसे ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर अगर मैंने एक लाइन खींची, मान लो ये, ठीक है, और मैं यहां पे कोई नॉर्मल बनाता हूं, तो क्या इस लाइन के साथ ये नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं है? आप इसको इस प्लेन, इस नॉर्मल को आप यहां पे शिफ्ट करो एक बार, देखो क्या आपको यहां से 90 नहीं दिख रहा? इस लाइन को आप शिफ्ट कर लो 1 मिनट के लिए यहां तक, तो आपको परपेंडिकुलर यहां से दिख जाएगा। तो इस प्लेन पे जो भी लाइन है, चाहे ऐसी लाइन हो चाहे कैसी भी लाइन हो, इस नॉर्मल के साथ तो हमेशा वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो हम लिखेंगे कि जो एपी लाइन है वो ON के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर, ओके। तो यहां से बताया एपी वेक्टर है वो प्लेन में लाई कर रहे, ठीक है, डायग्राम में देखिए आप लोग, और N वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर हैं तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो एपी वेक्टर की वैल्यू क्या बताई थी, r माइनस r1 डॉट n कैप, आपके n वेक्टर आपके पास है ही, इज इक्वल टू 0। तो ये तो आगे आपके पास वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करोगे, r वेक्टर का मतलब आपको पता ही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और r1 वेक्टर मैंने अभी आपको शुरू में बताया, एक पॉइंट गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 था, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और n वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस फॉर्म में आप इनको पुट कर दो, ठीक है, r1 के जगह पे, n के जगह पे, तो आप सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन ऑब्टेन करोगे, जिसको हम कहेंगे कार्टेशियन फॉर्म है ये, ठीक है। इस फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म से आपको क्या पता लग रहा है कि r एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, r1 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो आपको गिवन है, ठीक है, जिससे प्लेन पास हो रहा है। n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के ऊपर। यहां से क्या पता चल रहा है, जो n वेक्टर था नॉर्मल वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC थे, वो यहां पे नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, ABC से, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज हो गए ABC। और r था वो आ गया यहां पे x y z, और माइनस r1 था, तो ये आपने लिखा यहां पे माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंटों से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए हमने क्या किया, लेट
ए बी सी बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। उनके पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 मान लिए। R1 का मतलब क्या, x1 y1 z1, R2 का मतलब x2 y2 z2 और R3 का मतलब x3 y3 z3। तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए हैं। तो हमने ओरिजिन से अगर इस ए को जोड़ा तो वो बन गया R1 वेक्टर, बी पॉइंट को जोड़ा तो वो हो गया R2 वेक्टर, पॉइंट सी x3 y3 z3 को जोड़ा तो वो हो गया R3 वेक्टर, ठीक है। अब हमने इस प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट और मान लिया P, उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, z, तो उसको क्या लिख दिया यहां से R वेक्टर। अब आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से एक बार AP वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो R माइनस R1 वेक्टर आएगा, AB वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा और AC वेक्टर R3 माइनस R1 वेक्टर आएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि AP वेक्टर, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, तीन वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर हो गए यहां से, तो आप इनको यहां से और क्या बोल सकते हैं, देखिए द वेक्टर्स AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर इन द गिवन प्लेन, सेम प्लेन में तो हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, क्योंकि इक्वेशन के लिए नॉर्मल वेक्टर तो चाहिए हमें। तो दो वेक्टर अगर ए के प्लेन के अंदर हैं तो अगर तुम्हें उसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा उसके ऊपर वो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगी, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेम उसी टाइप से R माइनस R1 वेक्टर डॉट नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या हो जाएगा यहां से, नॉर्मल हो जाएगा यहां से AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0। AB वेक्टर की जो वैल्यू थी यहां से R2 माइनस R1 और AC वेक्टर की वैल्यू थी R3 माइनस R1, वो हमने यहां पे पुट की। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। तो इसको आप और भी आसान, ये तो हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप इसको आसानी से, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 उन ABC पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, डिटरमिनेंट फॉर्म से। देखो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म थी, तो r माइनस R1 के जो कंपोनेंट उसको आपने फर्स्ट रो में लिखा, r माइनस R1 मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, R2 माइनस R1 का मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 सेकंड रो में, और R3 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट 0, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। हमने 12.7 एक्सरसाइज के अंदर इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा था, ओके। लास्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया यहां से, ठीक है। हमने मान लिया कि ये कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को स्मॉल सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग ये देखो तो जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, A0 0, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0 B0, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 0 0 C। अब आप और भी आसानी से इसको कर सकते हैं, ये तीनों पॉइंट आपके पास आ गए तो आप इस डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड मेथड आप लोग ये देख सकते हो, वीडियो को पॉज करें और यहां पे देख सकते हैं, तो आप लोगों को यहां पे समझ में आ जाएगा, ओके। बाकी दूसरा मेथड मैंने आपको इसको बता ही चुका हूं। अब देखिए स्टूडेंट, 7th एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इससे तो पास हो रहे हैं, अगर कोई प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, R1 वेक्टर है, यहां से ये R1 वेक्टर है, ओके। एंड परपेंडिकुलर है इन दोनों को ज्वाइन करने से। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, एन वेक्टर हमें बनाना है, तो एन वेक्टर क्या, इसको आपने ए इसको बी मान लिया तो ए बी वेक्टर एन वेक्टर हो गया। तो आपके पास ये नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो आपको R1 वेक्टर पता चल गया, नॉर्मल वेक्टर पता चल गया। क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछी आपसे, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होती है, R माइनस R1 डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था 1 पॉइंट फॉर्म होती है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R डॉट एन और यहां पे माइनस R1 डॉट एन को आप राइट साइड में लेके जाएं और इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, इधर तो R चलता रहेगा, यहां पे n लिख दिया और R1 डॉट एन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना है 1। ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म। आगे पूछे इसके यहां से आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या है, तो आप P फाइंड आउट कर लो यहां से। अगर आपको ये पता है तो आप इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। इसका मॉडुलस कितना आपके पास, √33
तो √33 से सभी को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 5/√33 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास 2/√33, 2/√33 एंड 1/√33। तो लास्ट में जो है वो p आ गया आपके पास। आगे यूनिट्स जरूर लगाएंगे, ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंटों से आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो मैंने आपको मेथड बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। क्या थी फॉर्म? x - x1, y - y1, z - z1, फिर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, उसके बाद x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये समझ लो x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2, यहाँ पे x3 y3 z3, इन सबको आप इसमें पुट कर दो, आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि यहां से आपके पास फर्स्ट पॉइंट से, मान लो फर्स्ट पॉइंट प्लेन से पास हो रहा है, तो यहां पर जो इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन? a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। तो आप x1 y1 z1 के जगह पे 1 पॉइंट फॉर्म की वाला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 210 को x1 y1 z1 की जगह पे पुट करोगे, आपके पास ये आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स वाई जेड के जगह पे सेकंड पॉइंट पुट किया तो ये आ जाएगा, और थर्ड पॉइंट पुट किया तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करो। ये हम सब सीख चुके हैं। इसको लैम्डा की इक्वल रखा, ए बी सी की वैल्यू आई, इन ए बी सी को आप पुट कर दो कहां पर? यहां पर ए बी और सी के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास सोल्व करके इक्वेशन आ जाएगी। लैम्डा को आप सब में रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नाइन्थ है कि फाइंड द इक्वेशन शो दैट द पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको कोप्लेनर प्रूव करना है। तो देखिए इसी मेथड से आप करेंगे। आप शुरू के 3 पॉइंट ले लो कोई भी, आप 3 पॉइंट से इसी मेथड से, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लो प्लेन की, और फिर जो आंसर आ जाए उसमें आप एक्स वाई जेड के जगह पे फोर्थ पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो। अगर इधर भी 17 इधर भी 17 आ जाता है, इसका मतलब ये फोर्थ पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, 10th में द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए ये कोई प्लेन है, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है, उस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो ए, वो हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। एक जनरल पॉइंट मान लिया मैंने पी एक्स वाई जेड। तब आपको समझ में आ रहा है कि जो एपी है वो ओए के साथ परपेंडिकुलर। देखो एपी और ओए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एपी क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा यहां से एपी, इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे वो तो आ जाएगा एपी वेक्टर। देखो ये वाला डॉट ओए क्या हो जाएगा? 0 0 0 4 -2 -5 से एक वेक्टर आ जाएगा माइनस करके। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके।